गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। हालांकि इन इलाकों में लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से राहत का काम भी तेज कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों को मदद का इंतजार है। जिसकी एक तस्वीर पोरबंदर से सामने आई। वहां बीते 24 घंटों में इतना पानी बरसा कि रिहायशी इलाकों की सूरत ही बिगड़ गई। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो पोरबंदर के निचले इलाकों में दिखे, जहां पानी भरने से कई मकानों की पहली मंजिल डूबने के कगार पर पहुंच गई और लोगों ने जान बचाने के लिए छतों पर शरण ले ली। एक दूसरे इलाके में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहाँ पानी भरने की वजह से सड़कें दिखना बंद हो गयी। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात द्वारका में भी दिखे। वहाँ बांध से छोड़े गए पानी ने कुछ गाँव में घुसकर तबाही मचा दी। एक गांव से सामने आई तस्वीर में ज्यादातर सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आईं और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें सड़कों पर भरे पानी का सामना करना पड़ा। जबकि एक दूसरे इलाके में दूध की सप्लाई करने निकले एक आदमी की गाड़ी पानी में फंस गई, जिसे निकालने के लिए उसे कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी। गुजरात के आधा दर्जन से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इनमें जूनागढ़ भी शामिल है, जहाँ ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में एक बड़ा इलाका पानी में डूबा दिखा। खेत खलियान, सड़कें, दुकान और मकान कुछ भी इस बारिश से बच नहीं पाए। वहाँ एक स्टेट हाईवे पर पानी आ जाने से ट्रैफिक रोक दिया गया। सौगात की एक बात यह कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में लगातार चौथे दिन भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ में हालात ज्यादा खराब हो गए हैं और राजकोट और जामनगर में लगभग 7,000 लोगों को हेलीकॉप्टर और नाव की मदद से रेस्क्यू करना पड़ा है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूरे गुजरात के लोगों को अगले 24 घंटे भारी बारिश के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मार्शल की तैनाती के बावजूद लापरवाही नहीं रुकी। वहां लोगों के नियम नहीं मानने की वजह से पिछले कुछ दिनों में कई हादसे हुए, जिसकी वजह वहां मार्शल खड़े कर दिए गए। लेकिन बेपरवाह लोग अंडरपास छोड़कर एक्सप्रेसवे से रास्ता पार करते रहे। कोई झुंड में तो कोई अकेले बाजीगरी दिखाते हुए सड़क पर बने डिवाइडर कूदकर पार करने लगा। ये सब तब हो रहा है जब मेरठ एक्सप्रेसवे पर मार्शल तैनात किए गए हैं। ऐसा लगा कि नियम छोड़ो, लोगों को अपनी जान तक प्यारी नहीं, क्योंकि वो हवा से बातें करती गाड़ियों के बीच से इस पार से उस पार जाते नजर आए। पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। ये देखिए कि रोड किस तरीके से लोग क्रॉस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेजिडेंशियल इलाका है। नियम कहते हैं कि एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर, दोपहिया गाड़ियां या ऐसे वाहन नहीं आ सकते, लेकिन मजाल है कि लोग मान जाएं। वो उनके लिए साइड में बने हाईवे को छोड़कर एक्सप्रेसवे पर आ गए और सारे नियमों का मजाक उड़ाकर अपनी गाड़ियां दौड़ाते रहे। लोगों की इस हरकत से NHAI भी परेशान हो चुका है। हमने अंडरपास बनाए हैं, फुटओवर ब्रिज बनाए हैं, जो पुराना ढर्रा था, पुराना सिस्टम था, उसी के हिसाब से क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दुर्घटनाएं हमारे सामने आई हैं। NHAI ने अपनी ओर से 60 मार्शल तैनात किए हैं, जो शिफ्ट में ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह लोग नहीं मान रहे। मार्शल की नजर जरा सी हटी नहीं कि वो एक्सप्रेसवे पर जान जोखिम में डालने बढ़ जाते हैं। सौगात की एक बात यह कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में गाड़ियां दौड़ाना और गलत लेन में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल चलाने की लोगों को बुरी लत लग चुकी है और अभी 9 दिन पहले ही इसी एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से चल रहे ट्रक की टक्कर से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे पर मार्शल तैनात किए, लेकिन लोगों की मनमानी बंद नहीं हुई। देश की बेहतरीन फोर्स में एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो ने आतंकियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। ये ड्रिल दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के NSG ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें NSG जवानों की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर से उस इमारत की छत पर उतरती दिखी, जिसमें आतंकी बने लोगों ने कुछ बच्चों को बंधक बना रखा था, जबकि कुछ जवानों ने जमीन के रास्ते इस इमारत को घेर लिया ताकि आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका न मिल पाए। मॉक ड्रिल में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त बंधकों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें सही सलामत छुड़ाया जा सके। पहले ऐसे होता था कि बिल्डिंग के बगल में, टारगेट पॉइंट के बगल में हेलीकॉप्टर उड़ता था, फिर कमांडो अंदर दाखिल होते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो कमांडोज हैं वो सीधा का सीधा वो बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। इसी तरह इन जवानों ने आतंकियों के ठिकानों में घुसकर कैसे उनका काम तमाम करना है, इसे लेकर भी अपनी तैयारियां परखी। जो तस्वीर वहां से आई उसमें NSG कमांडो आतंकी बने लोगों को ढेर करते दिखे। इस काम में NSG के खास K9 डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। इसके अलावा आत्मघाती हमलों को नाकाम करने और बमों को डिफ्यूज करने का भी प्रदर्शन किया गया। ग्राउंड के बीचों बीच आप देख सकते हैं एक संदिग्ध बैग रखा हुआ है। अभी हमारा K9 डॉग मनीष लेजर लाइट के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि कैसे लेजर लाइट के थ्रू जाकर उसको सूंघ रहे हैं। NSG की इस मॉक ड्रिल पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई ताकि वक्त पड़ने पर जवानों तक मदद पहुंचाई जा सके और हालात के हिसाब से उनको अलर्ट भी किया जा सके।
100 बात की एक बात यह कि मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए एनएसजी कमांडो को ही भेजा गया था, जिन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में वक्त लगा और उसी से सबक सीखते हुए सरकार ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में एनएसजी के रीजनल हब बनाने का फैसला किया, जो समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग करती रही है ताकि आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी में कोई कमी ना रहे, जिसके तहत कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भी ऐसी ही मॉक ड्रिल की गई थी। बिहार में मानसून के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां गंगा नदी में आए जबरदस्त तूफान ने लोगों के आशियाने तक छीन लिए। वहां भारी बारिश के बाद कई गांव पूरी तरह डूब गए और लोगों की आंखों के सामने उनके घर पानी में समाते चले गए। वहां बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग खुद ही अपने घरों के कच्चे हिस्सों को तोड़ते दिखाई दिए ताकि उनकी वजह से कोई हादसे का शिकार ना हो। हालात का जायजा लेने पहुंचे विधायक के सामने ही कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। हमने भी कहा एसडीएम को, डीएम को कि सब लोग को कहीं कैंप में रख करके भोजन पानी का समंदर की तरह बहती गंगा नदी को देखकर लोग सहम गए। उनके घर इस बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गए, जिसके बाद उन्होंने जान बचाने के लिए प्रशासन की मदद मांगी। सरकारी सुविधा अगर मिलता है तो वहाँ पे जाकर हम लोग प्लान कर कम से कम रह सकते हैं। वहाँ नदी के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कुछ जगहों पर कई सालों से डटे बड़े बड़े पेड़ ऐसे बहे मानो वो कागज के हों। तो वहीं कुछ इलाकों में गंगा पर बने घाट भी पानी में समा गए। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में नदियों के उफान पर आने से जो बाढ़ आती है उससे ज्यादा बर्बादी नदियों का पानी कम होने पर होता है, क्योंकि नदियों के किनारे बने कच्चे तटबंधों की मिट्टी पानी कम होने पर तेजी से कटने लगती है, जिसकी मार छपरा में गंगा किनारे बसे गांवों को झेलना पड़ रहा है, जहां 24 घंटे में 2.5 दर्जन मकान गंगा में समा गए। जबकि गंगा की कटान से गांवों को बचाने के लिए पिछले साल जो तटबंध बनाया गया था वो भी नदी की धार के सामने बेकार साबित हुआ। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर जाबाज फोर्स नाम का एक आतंकी संगठन बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी ISI के एक अधिकारी को सौंप दी गई है। तैयाब फारूकी नाम का ये अधिकारी उस संगठन में आतंकियों की भर्ती करने में जुटा हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो चुका है और इन्हें POK में आतंकी हाफिज सईद के फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन के भी इन आतंकियों से मुलाकात होने की खबर सामने आई है। गुजरात के दमोह से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क पर चल रही एक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई और इस हादसे के वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाले आदमी के साथ एक महिला और बच्चा भी था। इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो सड़क में पानी से भरे एक गड्ढे को पार करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही मोटरसाइकिल फिसली, उस आदमी का सिर सामने से आ रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली के पिछले पहिए के नीचे आ गया। एकदम से फिसली मोटरसाइकिल ने लोगों को संभलने का वक्त ही नहीं दिया। महिला ने बच्चे को किसी तरह पीछे खींचा, लेकिन आदमी का सिर पूरी तरह ट्रॉली के नीचे आ गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर वाले ने तुरंत पीछे देखा और रफ्तार धीमी कर ली, लेकिन तब तक ट्रॉली उस आदमी के ऊपर से गुजर गई। हालांकि उसकी जान बच गई। टायर उसके कंधे की तरफ चढ़ता हुआ निकला, जिससे उसे गंभीर चोट जरूर आई। इसके बाद तुरंत वहाँ कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उसको सहारा दिया। 100 बात की एक बात यह कि हादसा उन सबके लिए बहुत बड़ा सबक है जो मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने को बोझ समझते हैं, क्योंकि दामोह से ये हादसे की जो तस्वीर सामने आई उसमें मोटरसाइकिल सवार की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। यूपी का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। राज्य में पार्टी एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाएगी। News18.com के अमन शर्मा की रिपोर्ट है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरे राज्य में 4 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना चाहती है, जबकि अभी राज्य में बीजेपी के सदस्यों की गिनती करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के सदस्य पूरे राज्य में करीब 2 लाख थे, लेकिन चुनाव के बाद के 4 सालों में पार्टी ने 50,000 कार्यकर्ता और बना लिए। लेकिन अब कुछ ही महीनों में 1.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य बनाया गया है और इसके लिए बीजेपी ने एक तरीका भी निकाला है। राज्य में कुल 1,60,000 पोलिंग बूथ है और लक्ष्य रखा गया है कि हर बूथ पर 100 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी 1,60,00,000 लोगों को चुनाव से पहले पार्टी का सदस्य बनाने में कामयाब हो जाएगी।
बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 1,23,000 पोलिंग बूथों पर जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त यूपी के 14 करोड़ वोटरों में 8 करोड़ 67 लाख लोगों ने वोट डाला था, जिनमें बीजेपी ने 3 करोड़ 44 लाख वोट हासिल करते हुए 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का अनुमान यह है कि जब बीजेपी के 2 करोड़ सदस्य होने पर 3.5 करोड़ के करीब वोट मिल गए, तो अगर 4 करोड़ सदस्य बन गए तो चुनाव में पार्टी की राह आसान हो जाएगी। ड्रग्स केस में ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली एनसीबी ने विदेशों से मुंबई में ड्रग्स सप्लाई के 2 नए रूट का पर्दाफाश किया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर अजय राजू सिर्फ उर्फ मामू के पूछताछ में एनसीबी को इन दोनों रूट्स का पता चला है, जिनमें पहला रूट दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से पेरू और फिर वहां से साउथ अफ्रीका, इसके बाद ड्रग्स की खेप मुंबई पहुंचाई जाती थी, जबकि दूसरा रूट कोलंबिया से अफ्रीकी देश इथियोपिया, फिर ब्राजील, इसके बाद दिल्ली और फिर मुंबई तक ड्रग्स की खेप भेजी जाती थी। इन दोनों रूट का पता चलने के बाद एनसीबी ने कुछ विदेशी ड्रग्स तस्करों को भी पकड़ने का दावा किया है। साथ ही ये बताया है कि गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर अजय राजू सिंह इन दोनों रूट के जरिए बीते 5 सालों में करोड़ों के ड्रग्स मुंबई ला चुका है और फिर ये ड्रग्स फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सप्लाई किए जाते थे, जिसकी जांच एनसीबी कर रही है। ब्राज़ील से कभी कभी कोई पैसेंजर है जो पेट में अपने कंज्यूम करके ऑन पर्सन लेके आता है, तो वो कभी ब्राज़ील से कतर, दोहा से फिर या मुंबई या दिल्ली आता है। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने के खिलाफ केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव कर दिल्ली के एलजी के अधिकार बढ़ाने का जो फैसला किया था, उसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और कानून में बदलाव को संविधान के मूल के खिलाफ बताया। असल में कानून में बदलाव के बाद दिल्ली के अंदर नीतिगत फैसलों में एलजी की सहमति जरूरी हो चुकी है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार सीमित हो गए हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि कानून में ये बदलाव दिल्ली की जनता के खिलाफ है, क्योंकि अब चुनी हुई सरकार कोई फैसला एलजी की इजाजत के बगैर नहीं ले सकती है। गुरुग्राम और नोएडा की तरह दिल्ली में भी ऊंची इमारतें बनेंगी। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग योजना के संशोधित मसौदे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुहर लगा दी है, जिसका मतलब यह हुआ है कि दिल्ली में नोएडा और गुरुग्राम की तरह ऊंची ऊंची इमारतें बनने की योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और इसकी वजह से लोगों के घरों की जरूरत पूरी होगी। इस बार इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके तहत रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की इमारतें बनेंगी, मतलब वैसे ही जैसे नोएडा और गुरुग्राम की सोसाइटीज में बनी हुई है। साथ ही जहां इमारतें बनेंगी वहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा, जहां पर लोगों के लिए पब्लिक प्लाजा बनेंगे। ये सारे बदलाव डीडीए ने लोगों के सुझाव के आधार पर किए हैं और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अंतिम मोहर के लिए मसौदा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और वहां से मोहर लगने के बाद इस नीति को अमल में लाया जा सकेगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद से किसान के विरोध प्रदर्शन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां लोनी इलाके में आवास विकास बोर्ड के खिलाफ कई सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने समाधि ले ली। इसके लिए जमीन में कई फीट गहरे गड्ढे खोदे गए और फिर किसान उसी गड्ढे में बैठकर प्रशासन से मुआवजे की मांग करते नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। इससे पहले वहां एक किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें समाधि लेने का फैसला लिया गया, जिसके बाद बाकायदा वहां किसानों ने पहले गड्ढे किए और फिर उसमें जाकर लेट गए। इस मुहिम में उनका साथ महिलाओं ने भी दिया। किसानों ने दावा किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जो कृषि कानून पे समाधान नहीं हो जाता है और हमारा इस वाले मुद्दे को समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम इसी तरह से रहेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडोला विहार आवास योजना के तहत उनकी जमीन तो ले ली गई, लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा उन्हें नहीं मिला। इसके खिलाफ पहले भी कई बार अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, पर कोई हल नहीं मिला। सौबात की एक बात यह कि उत्तर पूर्व दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद का लोनी इलाका है, जहां आवास विकास परिषद ने लगभग 325 एकड़ जमीन किसानों से ली थी और 5 साल से 6 गांवों के किसान जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए धरने पर थे, जिन्होंने 10 दिन पहले समाधि लेने का अल्टीमेटम दिया और गड्ढे भी उसी दिन से खोदने लगे। और एक दिन पहले प्रशासन के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद 1.5 दर्जन किसान उन्हीं गड्ढों में लेट गए, जिन्हें रोकने या निकालने की कोशिश पुलिस ने नहीं की, जबकि गड्ढे में मिट्टी गिरने से रोकने के लिए वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलग अलग ट्रिब्यूनल के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के मसले पर फिर सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है। इस मसले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दो टूक कहा है कि सरकार ने नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां की हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि जो लोग नियुक्त किए गए उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और नाम को खारिज करना सरकार का अधिकार है। लेकिन सरकार के इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उसने 2 हफ्तों में लिखित जवाब देने के लिए केंद्र से कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने